हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, और जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो हमने अपना सब्जेक्ट शुरू किया है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसी के अंतर्गत आज हमारी क्लास है 8 और आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक अनुच्छेद। और जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे और उनको जो है आप याद करें और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोटबुक में अपनी नोट करें पॉइंट वाइज। तो हमने जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं वही लिए हैं, तो आप इनको एक बार देखें। साथ ही साथ एक हमारे देश के आम नागरिक होने के नाते भी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की, तो एक चाहे कोई परीक्षा की तैयारी ना भी कर रहा हो तो भी इसको जान सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक जो जिम्मेदार नागरिक है उनको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। तो आज हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक अनुच्छेद और जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हमने इसमें पीछे कवर किया है। प्रस्तावना कवर कर ली, संवैधानिक विकास कवर कर लिया, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम जो हमने क्लास 7 में अपना नागरिकता है वो हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे इसी करके हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और संसद, राष्ट्रपति, इन सबको पढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम संवैधानिक अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास है 8 संवैधानिक अनुच्छेद। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद। अब आप कहेंगे 470 कैसे, 395 ही है। अभी समझाता हूँ। 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। जबकि मूल संविधान में ये कितनी थी? 395। अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद, भाग कितने थे? 22 और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब हुआ तैयार? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और ये 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं वो 395 ही, जो मूल जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में वो 395 ही हैं। लेकिन जो विभिन्न संशोधनों के द्वारा जो अनुच्छेद हैं वो लगभग 470 अनुच्छेद हैं। कहीं कहीं आपको 465 भी देखने को मिलेंगे, कहीं आपको ये 443 भी देखने को मिल सकते हैं, 448 भी मिल सकते हैं। आप उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विभिन्न संशोधनों के द्वारा ये जो है इनमें चेंजेस होते रहते हैं। कुछ को समाप्त कर दिया जाता है, कुछ जो संशोधन होते हैं। अभी जो वर्तमान में है, जो टोटल हैं वो 470 अनुच्छेद हैं लगभग। और लेकिन जो बेसिक जो अनुच्छेद है हमारे 395 ही है। इनमें विभिन्न संशोधन करके इनमें ही जो है एडिशन कर दिया जाता है। चलिए, नोट इस लेख में हमने उन जरूरी ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो जरूरी अनुच्छेद हैं उनको पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1, इसमें क्या है? अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र से मतलब जो हमारे देश का, जो राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, ठीक है, किसी देश से है। यानी कि जैसे हमारा भारत का संविधान की बात कर रहे हैं तो राज्य का मतलब क्या हुआ? भारत देश। चलिए, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण। जो अनुच्छेद नंबर 3 का जो संबंध है वो किससे है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। सीमा या राज्यों के नामों में परिवर्तन, ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। यानी कि ऐसे कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों में चेंजेस कर सकते हैं, उनका अल्पीकरण कर सकते हैं। नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 14, कानून के समक्ष समानता। यानी कानून के समक्ष समानता से मतलब होता है कि कानून सभी के लिए समान है, ठीक है, समानों में समान। नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 16, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये आगे भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, ये किसमें? अनुच्छेद नंबर 16 में। अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये भी एक प्रश्न आ चुका है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। देखिए, इसमें जो अनुच्छेद, ये जो अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 80 अनुच्छेद हैं ये। और जो कि मैंने जो 395 अनुच्छेद हैं या 470 कह लीजिए आप, संशोधन करने से
तो उसमें से 80 अनुच्छेद भी ये वो हैं जो परीक्षाओं में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 का ये अर्थ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी कि अभिव्यक्त का मतलब होता है कि जैसे कि हमको कोई अपने जो विचार हैं अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि इन सभी में जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट है और जिनको मैं विशेष तौर पर बता रहा हूँ या आप स्पेशल तौर पे देख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ऐसी स्वतंत्रता जिससे मतलब ऐसी स्वतंत्रता जिससे हमारे प्राण और दैहिक यानी कि देह जो हमारे शरीर से संबंधित है उनका कोई हनन ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो उस तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया आप सो रहे हैं और बराबर में कोई बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है, बहुत तेज़ शोर हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप उसके रिट उसमें डाल सकते हैं, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो भी एक दैहिक स्वतंत्रता है कि आपकी जो नींद है उसमें दिक्कत आ रही है। चलिए 9 अनुच्छेद, ये लेख पत्र नहीं अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 ए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये प्रश्न भी आ चुका है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। क्या क्या? अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है यूपीपीसीएस में और आरओ में भी ये प्रश्न आ चुका है कि क्वेश्चन पूछता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो उसमें अनुच्छेद दे देगा आपको 30, 31, 32, 33, तो आप उसमें अनुच्छेद 30 लगा दीजिएगा। अनुच्छेद 31 सी कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या। ठीक है, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या। अनुच्छेद नंबर 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। यानी कुछ ऐसे उपचार हैं जिनके अंतर्गत हम जो मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो उसके खिलाफ रिट डाल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अनुच्छेद 40 सीरियल नंबर 15 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन किस में आता है? अनुच्छेद नंबर 40 में। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद नंबर 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद नंबर 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किस में आता है? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना किस में आता है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और शिक्षा को बढ़ावा देना। ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप जान रहे हैं, जो अभी ये मैं बता रहा हूँ अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के, ये किस में आते हैं? नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। यानी कि आप जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व किस में आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया आपको 38 बताया, 40 बताया, 44 बताया, 45 बताया, 46 और 50 ये किस में आते हैं? और 51 ये किस में आते हैं? नीति निर्देशक तत्व में, जो राज्य के लिए होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और शिक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 में क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। अभी आप देखेंगे यूपी SSSC पैट में आया है, ये इस बार आया है और इस बार आया है शायद इस बार या पिछले वाले जो एक एग्ज़ाम में आया है, और ये यूपीपीसीएस में भी आ चुका, आरओ में भी आ चुका और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता रहता है। तो अनुच्छेद 51 एक इससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य। जब भी पूछे कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अगर मान लिया उसमें कोई आपको अनुच्छेद दे दिया अनुच्छेद 50, 49, 48, 47 और आपको दे दिया 51A, तो जिसमें ए लग रहा हो वो जो है मौलिक कर्तव्य संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद नंबर 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शक्तियों, जैसे क्षमा देना,
सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम कर देना। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो है शक्तियाँ हैं कि वो क्षमा दे सकते हैं सजा में, यानी कि किसी को अगर फांसी की सजा हुई तो उसको कम कर सकते हैं, सजा का निलंबन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो ये सारी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। किसकी, क्या, कौन सी, मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री जैसे कि राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं, और मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति महोदय के साथ जो संसद में जब मीटिंग होती है तो उनको विभिन्न सलाहें दी जाती हैं। तो वो किस में है, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, भारत के महान्यायवादी से। महान्यायवादी कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी देश के वकील, ये कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यानी कि अगर राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री, तो उनके जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वो किस में आते हैं, अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद नंबर 110, अनुच्छेद नंबर 110 देखिए, 110 और 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये विशेष तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में कुछ अनुच्छेद। यानी कि आप देख लीजिए, जो मैंने 80 अनुच्छेद दिए हैं उनमें भी मैं आपको वो छांट के बता रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट तो सारी ही 80 के 80, 395 में से 80 जो है इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मैं आपको विशेष तौर पर बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 110 किससे संबंधित है, धन्य देव की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 112 किससे संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण, या जिसको कह देते हैं बजट, जो भी पेश हुआ है हाल ही में। अनुच्छेद नंबर 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। ठीक है, यानी कि जब संसद का मध्यावकाश चल रहा हो तो उसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश देने की शक्ति, प्रख्यापित करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 143 किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि जो है राष्ट्रपति महोदय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जो है परामर्श दे सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको सुप्रीम कोर्ट परामर्श जरूर देगा, तो वो किसके तहत देगा, अनुच्छेद 143 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 148 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये इनके बारे में किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 148 में। अनुच्छेद नंबर 149 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। यानी कि इसमें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है, और इसमें जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ हैं 149 में। अनुच्छेद नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 161 में है। देखिए अभी आपने ऊपर राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति थी वो देखी, मैंने जो अनुच्छेद बताया आपको, कौन सा अनुच्छेद था वो देख लेते हैं एक बार, वो था अनुच्छेद 72। और अब ये राज्यपाल जी जो हैं, यानी कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। 155 में हमने देखा राज्यपाल की नियुक्ति, 161 में हम देख रहे हैं राज्यपाल की जो क्षमा करने की शक्ति, टालने की और निलंबित करने की शक्ति। देखिए इन दोनों में, राष्ट्रपति और राज्यपाल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि राष्ट्रपति जो फांसी की सज़ा होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति उसको कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ के बाकी जो सज़ाएँ हैं वो राज्यपालिक शक्तियाँ भी उसमें हैं। यानी कि अनुच्छेद जो 161 है वो राज्यपालिक शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जैसे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, वैसे ही राज्यपाल की शक्ति जो सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है विभिन्न राज्यों में। अनुच्छेद नंबर 165 राज्य के महाधिवक्ता, यानी कि जैसे देश के वो होते हैं, ऐसी राज्य के भी महाधिवक्ता होते हैं, जैसे महान्यायवादी होते हैं देश के, उसी तरह से। अनुच्छेद नंबर 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। जैसे प्रधानमंत्री कर्तव्य थे राष्ट्रपति को देने के लिए, ऐसे राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य भी हैं। अनुच्छेद नंबर 168 राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था किसी समय, यानी कि अनुच्छेद 168 किससे, राज्य में विधानमंडलों की व्यवस्था से। अनुच्छेद नंबर 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। अनुच्छेद नंबर 170 राज्यों में विधान सभाओं की संरचना। प्रश्न आ सकता है कि राज्य में विधानसभाओं की संरचना का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 170 अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 171 राज्य में विधान परिषदों की संरचना, यानी कि विधानसभाओं की संरचना किस में है, 170 में। विधान परिषद की संरचना किस में है, अनुच्छेद 171 में। अनुच्छेद नंबर 172 राज्य विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद नंबर 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद नंबर 174 राज्य की विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन।
ठीक है। अनुच्छेद नंबर 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद नंबर 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। सॉरी, ये प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, प्रतिरोध क्षमता है, ये गलत है, गलत टाइप हुआ है। अनुच्छेद नंबर 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोध की क्षमता। अनुच्छेद नंबर 200 राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति, यानी कि राज्यपाल जो किसी बिल की स्वीकृति करते हैं वो किस में आता है? अनुच्छेद नंबर 200 में। अनुच्छेद नंबर 202 राज्य विधानमंडल का वित्तीय विवरण, यानी कि जो बजट होता है, जो देश का बजट था किस में था? अनुच्छेद 112 में। ऐसी राज्य का जो बजट है वो किस में आएगा? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद नंबर 212 न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं, यानी कि न्यायालय जो है राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ नहीं कर सकती। अनुच्छेद नंबर 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद नंबर 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति व शर्तें किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद नंबर 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति, यानी कि जो उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद नंबर 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद नंबर 243 बी, ये 243 ए है, 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद नंबर 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 जहाँ भी आ जाए तो समझ लो कि पंचायतों से बात हो रही है, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। 243 ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब जितने भी हैं पंचायत से संबंधित हैं। तो अगर कहीं आता है प्रश्न और आपको इसमें पता चल रहा है कि 243 कहीं भी आ रहा, तो आंख बंद करके पंचायतों से संबंधित है तो वो सीमा आएगा। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर पंचायतों की संरचना किसमें है, गठन किसमें है, पंचायत की जिम्मेदारी किसमें है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। चलिए, तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद नंबर 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार। अनुच्छेद नंबर 243 के पंचायतों के चुनाव। अनुच्छेद नंबर 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि संसद की जो शक्ति है राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की राज्य सूची के विषय के संबंध में, वो किसमें आएगा? 249 में। अनुच्छेद नंबर 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी संबंधी विवादों का अधीन निर्णय किसमें आएगा? अनुच्छेद नंबर 262 में, यानी कोई भी विवाद होता है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी संबंधी विवाद का किसमें आएगा, किसके अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 262 के। यानी कि किसी दो राज्य में अगर कोई आपसी विवाद चल रहा है तो उसका अधीन निर्णय किस अधिनियम के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगा? 262 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद नंबर 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना, यानी कि कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई ठा के कुछ भी कोई कर भी लगा दिया किसी भी तरह का, उसका बाकायदा भी ये नियम कायदे होते हैं, तो वो किस में होते हैं? अनुच्छेद 265 में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और अब चलते हैं आगे इसमें। अनुच्छेद 275 275 का संबंध किससे है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, संघ से यानी कि देश से, राज्य से, राज्यों को संघ से यानी कि केंद्र से अनुदान मिलना किसके अनुच्छेद में आता है? किससे संबंधित? 275 में। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की स्थापना, ये कई बार आ चुका, अनुच्छेद 280 बहुत बार आ चुका। अनुच्छेद नंबर 300 वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद नंबर 300 ए विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 ए में। अनुच्छेद नंबर 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्त की, यानी कि उसकी रैंक में कमी कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, वो किस में आता है? जो सिविल क्षमताओं में जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जो सरकारी नौकरी में होते हैं जैसे, तो वो अनुच्छेद 311 के। अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? कौन सी हैं? IAS IPS और IFS। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। IAS IPS और IFS। चलिए, अखिल भारतीय सेवाएं संबंधित है, यानी कि इनके सृजन से संबंधित हैं, इनमें इनके बारे में बताया गया है, तो वो अनुच्छेद 312। अनुच्छेद नंबर 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस में है?
अनुच्छेद तो 315 में। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद नंबर 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद नंबर 324 निर्वाचकों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। अनुच्छेद संख्या 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण हुआ किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद संख्या 330 के अकॉर्डिंग। 330 के अकॉर्डिंग ये प्रश्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 335 सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद नंबर 352 ये 352, 56 और 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हैं। आपात की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले प्रावधान, यानी कि जब ऐसा लगे कि राज्य में संवैधानिक जो है जो कानून है वो विफल हो रहे हों, तब उस पर्टिकुलर राज्य में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में या एक से ज़्यादा राज्यों में या कुछ क्षेत्र, देश के कुछ क्षेत्र में क्या लगा सकते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में, यानी कि जब ऐसा लग जाए कि देश में वित्तीय आपात आ रहा है, कुछ ऐसा हो गया, कोई महामारी आ गई, उसके वजह से इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ विफल हो गया है, तो केंद्र सारी जो पूर्वदेश शक्तियाँ हैं वो अपने हाथ में ले लेता है, राज्यों की जो सारी शक्तियाँ हैं वो अपने हाथ में ले लेता है, उसको वित्तीय आपातकाल घोषणा कर दी जाती है। हालांकि हमारे देश में अभी तक इस वित्तीय आपातकाल की लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी 352, 356 लग चुके हैं। वो कब कब लगे हैं मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा जब आगे क्लासेस आएंगी। अभी आप ये जान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल जो है हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। चलो, शुक्र है कि हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं हमें देखी नहीं है। चलिए, अनुच्छेद नंबर 365 में क्या करते हैं? संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में, उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, 356, अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये हो गया। और अनुच्छेद 365 किससे संबंधित है? संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, यानी कि राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद नंबर 368 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, किस संबंधित है? यानी कि संविधान में संशोधन से संबंधित है। 368 कहीं भी आए, 368 संविधान से संशोधन करने की जो संसद की शक्तियाँ हैं। ये देखिए, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया। ठीक है, यानी कोई भी संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत ही होता है। अनुच्छेद नंबर 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, सभी को पता होगा, समाप्त कर दिया गया है 370 अनुच्छेद। ये अस्थायी था, कैसा था? अस्थायी था। तो दोस्तों, ये हमारे 80 अनुच्छेद थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे 395 में से, या कह लीजिए 470 में से। तो ये आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसके आप ये नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको सूटेबल लगे। मैं तो कहूँगा बल्कि अपने खुद के लिखे नोट्स बना लें अगर आप इनके, तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं PDF भी, अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपको PDF चाहिए तो मिल जाएगी PDF भी। एक टेलीग्राम ग्रुप हम बनाने की सोच रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही बनता है आप लोग उससे जुड़ें, और उसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी। अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे उसको, प्रोसेस में है वो, तो उसकी PDF आपको वहाँ मिल जाया करेगी। और वैसे मैं ये चाहूँगा कि अगर आप पेन से खुद अपने नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको आधी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही था। अब आगे क्लास में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करते करते आगे 10 से 15 दिन में हम इसको जो ये सब्जेक्ट है इसको समाप्त कर देंगे। फिर हम नया सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि UPPCS प्रीलिम्स की जो परीक्षा आ रही है उसमें एक तरह से मान लीजिए ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट भी हैं, और ये इस तरह से हैं कि आपको ये मेंस में भी काम देंगे और ये प्री में भी काम देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाए गए नोट्स हैं। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।